और अब बात 24 मिनट में 24 बड़ी खबरों का रुख करते हैं फटाफट अंदाज में। पहली खबर मोचा तूफान से जुड़ी हुई, क्योंकि मोचा तूफान की दस्तक को लेकर हर जगह लोगों की सांसें थमी हुई नजर आ रही हैं। बंगाल की खाड़ी में बन रहे हैं इस तूफान की दिशा बदल रही है और ये तूफान बांग्लादेश से म्यांमार की ओर मुड़कर आगे बढ़ रहा है। आपको जानकारी दे दें कि प्रचंड चक्रवाती तूफान मोचा को लेकर कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों को मोचा तूफान को लेकर विशेष सतर्क रहने के लिए कहा गया है। मौसम वैज्ञानिक की माने तो बीते कुछ घंटों के अंदर चक्रवाती तूफान मोचा प्रचंड रूप ले चुका है और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की उत्तरी दिशा की ओर बढ़ रहा है। वहीं बंगाल की खाड़ी के पास इसने दस्तक दे दी है। आपको यह भी बता दें कि दक्षिण पूर्व बांग्लादेश और उत्तरी म्यांमार के तटों को 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से हवा के चलने की संभावना जता दी गई है। जैसे ही चक्रवात मोचा गंभीर होता जा रहा है, एनडीआरएफ की टीमें भी सतर्क हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में 8 टीमें और 200 बचावकर्ताओं को तैनात कर दिया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आज मोचा तूफान एक गंभीर चक्रवात में बदल सकता है, जिसको देखते हुए राहत और बचाव कार्य की टीमें पूरी तरह से सतर्क मोड पर काम कर रही हैं। वहीं पड़ोसी देश म्यांमार में भी मोचा तबाही मचाने की कगार पर है और इसकी संभावना जता दी है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के बाद अब लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी दे दें कि भीषण गर्मी से पारा भी लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है, जिससे लोगों का बुरा हाल हो रहा है। महाराष्ट्र, राजस्थान समेत देख कई राज्यों में लोग गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों को हीट वेव का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि लोगों को घर से निकलना तक मुश्किल पड़ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले तक देश के कई राज्यों के किसान भारी बारिश और ओलावृष्टि से परेशान नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई। वहीं अब किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस दौरान प्रदेश भर के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन अब सूरज की तपिश ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और एक बार फिर से मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो गर्मी बहुत, कल से 42-40 डिग्री पार हो चुका है, अभी और शायद बढ़ने वाली है। जैसे कि अभी सब जगह देख रहे हैं आप, जैसे कि गन्ने का जूस भी सब जगह मिल रहा है और सब जगह पानी का व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ पे। अभी और गर्मी बढ़ेगी ही, अब देखते हैं आगे क्या है। वही 40 डिग्री से तेज हो गई है और सब जगह हालत ख़राब ही हो रखी है। कपड़े के बिना तो बाहर जा ही नहीं सकते। और क्या बचाव? महाराष्ट्र में 2 गुटों की मामूली झड़प ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया, जिसके बाद आसपास में मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जैसे तैसे करके हालात पर किसी तरह से काबू पाया और उपद्रवियों पर जरूरी कार्रवाई करते हुए पूरे मामले को शांत करवाया। जानकारी दे दें कि महाराष्ट्र के अकोला में 2 पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। अब मामूली बात को लेकर शुरू हुई इस कहासुनी और झड़प एकदम से बढ़ गई और दोनों पक्ष एक दूसरे पर उलझ पड़े और पत्थर बरसाने लगे और नौबत यहां तक आ गई कि दोनों पक्षों ने गाड़ियों में भी तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। इस दौरान काफी गाड़ियां क्षतिग्रस्त होने की खबर सामने आ रही है। मारपीट की सूचना जैसे ही पुलिस प्रशासन तक पहुंची, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर माहौल बिगाड़ने के आरोप में दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में ले लिया और माहौल को शांत कराया किसी तरह। अब पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामूली बात को लेकर दोनों पक्षों में पहले तो कहासुनी हो गई, जिसके बाद नौबत मारपीट तक पहुंच गई और दोनों गुट एक दूसरे पर पत्थरबाजी करने लगे, जिसने उन्होंने गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। पुलिस का कहना है कि मामले में उचित कार्रवाई की जा रही है और फिलहाल हालात काबू में है। कुछ दिन पहले भी अकोला में एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां 2 पक्षों में बड़ी झड़प देखने को मिली थी। ऐसे में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। 4 साल की उम्र भला क्या होती है? इस उम्र में बच्चों को भला अच्छे बुरे की क्या ही समझ होती है। अब ऐसे में सोचिए, अगर पिता की किसी बुरी लत के कारण 4 साल की मासूम को सड़कों पर भीख मांगना पड़े, तो आप क्या कहेंगे? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ऐसा हुआ है, वो भी भारत के एजुकेशन हब कहे जाने वाले शहर कोटा में। देखिए रिपोर्ट। हम आपको इस बच्ची की शक्ल तो नहीं दिखा सकते, लेकिन इस मासूम उम्र में इस बच्ची को क्या कुछ झेलना पड़ा, आप इसका अंदाजा तक नहीं लगा सकते। वजह तो और भी हैरान करने वाली है। दरअसल इस मासूम को अपने शराबी पिता की वजह से सड़कों पर कई दिनों तक भीख मांगनी पड़ी, वो भी महज 4,500 रुपए के लिए। दरअसल इस बच्ची के पिता को शराब पीने की लत है। शराब के लिए उसने कई लोगों से उधार ले रखा था, जिसको लेकर रोजाना कहासुनी भी होती थी। कर्ज उतारने के लिए जयपुर निवासी एक कलयुगी पिता ने अपने 4 वर्षीय मासूम बेटी को गिरवी रख दिया। हालांकि अब ये मासूम अपने पिता और कलयुगी कर्जदार के चंगुल से आजाद है और इसके लिए इस बच्ची के भाई की हिम्मत की दाद हर कोई दे रहा है। हैरानी की बात है
कि कोटा जैसे शहर में इस तरह का रैकेट धड़ल्ले से चल रहा है। वहीं बाल कल्याण समिति के सदस्य अरुण भार्गव ने एसपी से बात कर दोषियों की गिरफ्तारी की बात कही है। सरकारें और कई सामाजिक संस्थाएं बच्चों के भविष्य के लिए क्या कुछ नहीं कर रही, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे कलयुगी बाप की वजह से खेलने और पढ़ने की उम्र में मासूम बच्चे ऐसे चंगुल में धंसते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के एक शादी समारोह के दौरान बारातियों को खाना खिलाने की तैयारी चल रही थी। अब इस बीच धूल के गुब्बार के साथ बवंडर में टेंट और मंडप पतंग की तरह उड़ते हुए नजर आए। लोहे के पाइप सहित उड़े टेंटों को देखकर अफरा तफरी मच गई, जिसका वीडियो भी सामने आया, जो कि अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि बेहद हैरान करने वाला बताया जा रहा है। अब मध्य प्रदेश के खरगोन में तूफान के बाद आए बवंडर में एक विवाह समारोह में लगा हुआ टेंट, उसमें लगे लोहे के पाइप संग ही पतंग की तरह आसमान में उड़ता नजर आ रहा है इस वीडियो में। हालांकि टेंट को उड़ने से रोकने के लिए कुछ लोगों ने उसे पकड़कर बचाने की काफी कोशिशें भी की, लेकिन हवा का बवंडर इतनी तेजी के साथ घूम रहा था कि उसकी गति देखकर पकड़ने वाले भी कुछ देर में वहां से भागते हुए नजर आए। टेंट को आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता हुआ देख आसपास के ग्रामीणों के भी होश उड़ गए। अब इस बीच किसी ने इस उड़ते हुए टेंट का वीडियो बना लिया, जो कि काफी वायरल हो रहा है अब सोशल मीडिया पर। वही वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बता दें कि खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में जबरदस्त बवंडर आया। अचानक आए बवंडर के दौरान शादी की तैयारियों में लगे हुए कुछ लोग इससे पहले समझ पाते, इतने में टेंट उड़ गया और ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर। कानपुर में चुनाव का परिणाम जैसे ही घोषित हुआ तो एसपी प्रत्याशी बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। अब जिसका वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग उन्हें काफी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी खुशी के आंसू हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और ये देखिए वीडियो में आप देख सकते हैं, कानपुर में बेगमपुरवा वार्ड से जीत हासिल करने वाले सपा का प्रत्याशी अखिल शानू खुशी के मारे फूट फूट कर रोने लगा। ये वही प्रत्याशी है। जैसे ही अखिल को जीत की खबर लगी, पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि मैं जीत गया हूं, लेकिन बाद में जोर जोर से रोने लगा। अखिल ने ये चुनाव वार्ड 102 से जीता। बताया जा रहा है कि अखिल पिछले 15 सालों से जीत के लिए संघर्ष कर रहा था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। अब अकेले रोते हुए कहा कि बहुत संघर्ष के बाद जीत हासिल हुई है। अखिल सानू ने बेगमपुरवा से सपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन कराया था। वो पिछले काफी समय से जीत की कोशिशों में जुटा हुआ था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही थी। मतगणना के बाद जब उसे जीत का सिंबल दिया तो विश्वास नहीं हुआ। बाद में फूट फूट कर रोते हुए ये वीडियो किसी ने उनका बना लिया और मौके पर मौजूद लोग भी इसमें नजर आ रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में है। आज से लेकर 17 मई तक हनुमान कथा सुनाने जा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। उनके बिहार का आगमन पहले आरजेडी नेता ने विरोध का झंडा बुलंद कर दिया, मगर जैसे ही पटना पहुंचे उन्होंने न केवल लालू के लाल यानी तेजस्वी प्रताप यादव के आरोप का जवाब दिया, बल्कि अपने हिंदू प्लान को लेकर बड़ी बात कह दी। देखिए रिपोर्ट। देश की सियासत में इन दिनों हिंदू राष्ट्र का मुद्दा छाया हुआ है और इसमें धार देने में जुटे हुए हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री बिहार पहुंचे हुए हैं। 17 मई तक हनुमान कथा सुनाएंगे। उनके बिहार दौरे से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के लाल और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने निशाने पर लिया तो बिहार पहुंचते ही धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू मुस्लिम आरोप पर जवाब दिया। बाबा बागेश्वर ने हिंदू प्लान के बारे में बता दिया। हम हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू हिंदू करने आए हैं। बिहार हमार बा, रहुआ सब ठीक बानी ना। बाबा बागेश्वर जब पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका जोरदार तरीके से वेलकम किया गया। केंद्र मंत्री से लेकर बीजेपी सांसद तक सब धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत करने मौजूद रहे। गिरिराज सिंह ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने उनके कार को ड्राइव किया। बिहार पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने के लिए बिहार बीजेपी के नेताओं का तांता लगने लगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, रामकृपाल यादव ने मुलाकात की। भारत की सहायता से म्यांमार में सितवे बंदरगाह का निर्माण किया गया है। आपको बता दें कि सितवे पोर्ट का निर्माण भारत के लिए सामरिक और रणनीतिक रूप से काफी अहम है। अब इस पोर्ट के निर्माण से भारत ने पड़ोसी चीन को कड़ा संदेश दे दिया है, क्योंकि चीन आए दिन कुछ न कुछ खुराफाती करता रहता है। ऐसे में भारत ने चीन से सटे म्यांमार में पोर्ट का निर्माण कर एक तीर से कई सारे निशाने साध दिए हैं। आप भी देखिए।
सरहद पर घुसपैठ की कोशिश में भारत से मुंह की खाने के बाद अब चीन नए नए हथकंडे अपना रहा है। चीन को हर बार अपनी चालबाजी का भारतीय सेना की तरफ से माकूल जवाब मिला है, लेकिन देसी भाषा में कहा जाए तो चीन एक ऐसा ढीठ मुल्क है जो मार खाकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। ऐसे में भारत ने चीन को घेरने के लिए बड़ी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है और इस स्ट्रेटजी के तहत भारत ने पड़ोसी मुल्क म्यांमार में बंदरगाह का संचालन शुरू किया। भारत के पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और म्यांमार के उप प्रधानमंत्री एडमिरल चिन नांगसान ने म्यांमार में स्थित बंदरगाह का उद्घाटन किया और पहले भारतीय मालवाहक जहाज का स्वागत किया। जहाज को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता से झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सितवे पोर्ट के विकास के साथ कोलकाता अगरतला आइजॉल के बीच माल की ढुलाई की लागत और समय में करीब 50% की कमी आने की भी उम्मीद है। चीन से सटे हुए देशों के साथ भारत संबंध को तेजी से प्रगाढ़ कर रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर चीन को घेरा जा सके। हाल ही में बांग्लादेश ने भी भारत को 3 बंदरगाहों के इस्तेमाल की इजाजत दी है। तो देखिए, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार नापाक प्लानिंग कर रहा है चाइना। हिंद महासागर में दबदबा बढ़ाने में जुटा हुआ है चाइना, तो भारत भी तैयार नजर आ रहा है। हिंद महासागर में चीन की घेराबंदी के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश में मौजूद हैं, जहां से उन्होंने इशारों में न केवल चीन पर बड़ा हमला बोला है, बल्कि हिंद महासागर में चीन को घेरने के लिए रणनीति बनाई है। आप भी देखिए। चीन की पैंतरेबाजी, विस्तारवादी नीति और हड़पने की भूख के चलते सीमा साझा करने वाले सभी देश तंग आ चुके हैं। हिंद महासागर में भी चीन का लाल सुल्तान अपनी पैंतरेबाजी से बाज नहीं आ रहा, लेकिन चीनी पैंतरेबाजी को भारत लगातार माकूल जवाब दे रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश में छठे हिंद महासागर सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान एस जयशंकर ने चीन के नाम लिए बगैर जमकर हमला बोला है। दरअसल चीन हिंद महासागर में अपना दबदबा बढ़ाने में जुटा है, तो भारत की भी अब ऐसी तैयारी है कि खुद को समंदर का बादशाह समझे बैठा चीन के लाल का पीला होना अब तय है। देखिए, जब कुछ महीने पहले चीन के एक जासूसी जहाज यान वांग 6 ने हिंद महासागर में हलचल बढ़ा दी थी, चीन ने अपना एक रिसर्च पोत हिंद महासागर क्षेत्र में जासूसी के लिए भेजा। खुफिया इनपुट के मुताबिक चीन का ये जहाज हिंद महासागर में तो दिखाई दिया, लेकिन भारत के समुद्री क्षेत्र से काफी दूर था। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से भारतीय नौसेना का एक UAV लगातार चीन के इस जहाज पर नजरें गड़ाए बैठा था। इस बीच मित्र देशों के साथ बेहतर सहयोग स्थापित करने के लिए भारतीय नौसेना हिंद महासागर में सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपने वॉरशिप को तैनात कर चुका है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को हर कोई साल 2024 का एक सेमीफाइनल कह रहा था, योगी की परीक्षा कह रहा था। योगी ने भी इस चुनौती को चुनौती की तरह लिया और प्रचार अभियान में खुद एक दिन में 3 से 4 रैलियां की। हर मंत्री की ड्यूटी लगा दी गई, तो नतीजों में जनता ने भी बता दिया कि उनका भरोसा योगी आदित्यनाथ पर पूरी तरीके से है। यूपी में योगी का जलवा देखने को मिला। अब हर कोई भगवा रंग में लिप दिखा और हर तरफ भगवा दिखा। मेयर की 17 सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। सभी सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। देखिए रिपोर्ट। गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक, अयोध्या से लेकर लखनऊ तक, पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ बाबा का जलवा नजर आ रहा है। निकाय चुनाव में बीजेपी की धूम मच गई। बाबा और बाबा का बुलडोजर बूम बूम कर रहा है। माफिया को मिट्टी में मिलाने वाले योगी ने विपक्ष को पाताल लोक में पहुंचा दिया है। नगर निगम से लेकर नगर पालिका और नगर पंचायत तक भगवा लहराया। निकाय चुनाव को योगी ने अपने लिए अग्नि परीक्षा की तरह लिया और खुद प्रचार की कमान संभाली। संपत्ति को जबरन कब्जा किया है। मिट्टी में मिला देंगे से लेकर शुरू हुई निकाय चुनाव की सियासत नो कर्फ्यू नो दंगा यूपी में सब चंगा पर खत्म हुई। नो कर्फ्यू नो दंगा यूपी में सब और चंगा। तो देखिए, यूपी के साथ साथ कल यानी कि 13 तारीख को कर्नाटक विधानसभा का परिणाम भी आया, जहां कांग्रेस को बहुमत मिली तो बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। कांग्रेस को 136 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिली है, वहीं जेडीएस 19 सीटों पर सिमट कर रह गई, तो अन्य के हिस्से में 4 सीटें आई हैं। आखिर कौन से थे वो कारण जिनकी वजह से बीजेपी की हार हुई है कर्नाटक में? देखिए रिपोर्ट।
कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने वापसी करते हुए जीत दर्ज कर ली। कर्नाटक में कांग्रेस ने 136 सीटों पर जीत के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया। वहीं बीजेपी को 64 और जेडीएस को 20 सीटों पर जीत मिली, जबकि 4 सीटें अन्य के खाते में। जीत के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हमने नफरत से लड़ाई नहीं लड़ी, कर्नाटक ने दिखा दिया कि देश को मोहब्बत पसंद है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को जीत की बधाई दी तो डीके शिव कुमार ने चुनाव से पहले ही 140 सीटें जीतने का दावा किया था। शिव कुमार कांग्रेस के पॉलिटिकल मैनेजर कहे जाते हैं, इसलिए सीएम पद के लिए उनकी दावेदारी भी मजबूत है। कांग्रेस ने अब तक सीएम फेस तय नहीं किया है, लेकिन सीनियर लीडर सिद्धारमैया के साथ शिव कुमार भी इस रेस में है। तो वहीं अगर बीजेपी की हार के कारणों पर बात करें, येदियुरप्पा का प्रचार में देर से उतरना, बीजेपी को बागियों की बगावत झेलनी पड़ी, जगदीश शेट्टार कांग्रेस में चले गए, कर्नाटक में मजबूत चेहरा न होना, सत्ता विरोधी लहर की काट नहीं तलाश पाई, सियासी समीकरण को साध नहीं पाई, ध्रुवीकरण का दांव काम नहीं आया। कांग्रेस अपनी जीत से उत्साहित है। सीएम कौन होगा इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। कर्नाटक में अब कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की जीत से कार्यकर्ता गदगद हैं। चारों ओर जश्न का माहौल कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। आप भी देखिए रिपोर्ट। ये जश्न है जीत का। कहीं पटाखे फोड़े जा रहे हैं तो कहीं मिठाइयां बांटी जा रही हैं। कर्नाटक के चुनाव परिणाम आते ही कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। ढोल नगाड़ों की थाप पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता थिरकते हुए नजर आए। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेसी नेताओं में खुशी है, उमंग है। इस बड़ी जीत के लिए कांग्रेस के नेताओं ने जनता का आभार जताया। कर्नाटक में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने 113 के जादुई आंकड़े को हासिल कर लिया है और दक्षिण में बीजेपी के एकमात्र गढ़ कर्नाटक में सेंध लगा दी है। जाहिर है कि कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के लिए अहम था, क्योंकि कहीं न कहीं कर्नाटक के नतीजे अगले साल के लोकसभा चुनावों पर असर डालेंगे। बहरहाल कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस फुल एक्शन में आ गई है। रणनीति के लिए बैठकों का दौर शुरू हो गया है। साथ ही मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी जल्द ही मंथन शुरू हो जाएगा।